हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूं कि जो डी ट्रिपल एस बी का आपका एक कॉमन पेपर होता है जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट भी आता है, वो आपकी 20 नंबर की हमें देखने के लिए मिलती है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सभी को पता होंगे कि अगर आपने टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज एक बार रीजनिंग को पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस आपके इतने इजी आते हैं कि आप 20 में 20 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के अंदर ये कमी रह जाती है कि आप क्या करते हो, रीजनिंग को इग्नोर कर देते हो कि हाँ चलो ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जब एग्जाम में आएगा तो इसे हम कर ही लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज आसान तब होती है जब हम उसे एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तब वो आसान होती है। पहली बार जाकर अगर करोगे तो वो आसान नहीं लगेगी। मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, किनकी जैसे रीजनिंग हो गई है, मैथ्स हो गई है, वो एक मेन पेपर पर ही फोकस कर रहे होते हैं, इन सब्जेक्ट को थोड़ा छोड़कर चलते हैं। ठीक है, मैंने मतलब अपने दोस्त ही ऐसे देखे हैं जो ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है। जो बच्चे ये गलती करते होंगे वो समझ रहे होंगे कि हाँ उनसे ये गलती हो जाती है, जबकि ये ऐसा आपका मार्क्स गेन करने वाला एरिया है जो पेपर 1 रहेगा कि आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो कितने तरीके से होता है। ठीक है, कितने आपके पेपर यहाँ पर होंगे। देखो, 2 आपके रिटन पेपर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक ही दिन में ये दोनों पेपर आपके करा दिए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या रहेगा, ठीक है, पेपर 1 में आपका क्या रहता है ये देख लेते हैं। पेपर 1 में आपका क्या रहेगा, पेपर 1 में आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और फिर होता है आपका पेपर 2। ये एक ही दिन में कराए जाते हैं दोनों, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट बेस होता है, जिस सब्जेक्ट से आपने क्या डाला है, जिस सब्जेक्ट से आपने पेपर अपना डाला है। ठीक है, पोस्ट अपनी डाली है, सब्जेक्ट बेस हो गया। यहां पर आ जाते हैं कौन कौन से आपके रहते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं रीजनिंग की। ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा यहां पर आता है मैथ्स, तीसरा रहेगा जीके जीएस, चौथा रहता है इंग्लिश और फिफ्थ रहता है यहां पर हिंदी। है ना, जो भी पेपर दे रहा होगा उसे इस चीज की नॉलेज होगी, जो देना जा रहा है वो यहां पर समझ ले। तो यहां पर आपको 20-20 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलते हैं। तो यहां पर हमारा काम क्या है, मैं आपके सामने किस लिए आई हूं कि आपको किस तरीके से आपको रीजनिंग के जो मार्क्स हैं अपने वो पक्के करने हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपको टोटल 20 स्कोर करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, कौन कौन से चैप्टर्स को हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए, मेनली कौन कौन से चैप्टर पे कितना ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके का आता है। ठीक है, पेपर में किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, किस पे कम किया जाता है, किससे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए पेपर देने जाने से बहुत पहले। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो सबसे पहले बात करेंगे जो आपके इजी टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारा क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है ना, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपके लेटर बेस्ड आता है, नंबर बेस्ड आता है, फिगर बेस्ड आते हैं, आपके वर्ड बेस्ड आते हैं। तो यहाँ पर आपको बाकियों में इतनी जरूरत नहीं है, बाकी आप थोड़ी अपनी रीजनिंग लगा के, लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट जीके आपके यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आ गया है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको एक बार पता चल गया है किस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपका इजी टॉपिक रहता है। क्वेश्चन इससे भी आपके इजी बनते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मिसिंग सीरीज है, यहाँ पर आपको मिसिंग सीरीज मिल जाएगी, अल्फाबेटिकल मिसिंग सीरीज होगी, नंबर सीरीज होगी, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही आपकी फिगर में भी मिसिंग सीरीज आती है। ठीक है, फिर है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज जहां पे इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होगा ए, फिर यहाँ पर ब्लैंक होगा तो बी लिखा होगा, बी लिखा होगा, फिर ब्लैंक ब्लैंक होगा, फिर सी लिखा होगा। इस तरीके से जो आपकी सीरीज आती है
वो होती है अल्फाबेटिकल सीरीज। उससे भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके सारे इजी टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता, आप प्रैक्टिस करते करते इनके लॉजिक समझ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आपका बनता है। कंप्लीशन ऑफ फिगर है, आपकी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज है, एम्बेडेड फिगर है, इन सब से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि कंप्लीशन ऑफ फिगर हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज हमें कैसे पता लगानी है, एम्बेडेड फिगर हमें कैसे पता लगानी है, सारी क्या है कॉमन सेंस के चैप्टर्स होते हैं। ये सारे आपके इसी चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन पे आपको ज्यादा जोर नहीं देना होता है। जोर आपको किस पर देना है, ये जो हमारे टॉपिक आ जाते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये भी आपका नॉन वर्बल है। इसमें से या तो आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, या एम्बेडेड फिगर से आ जाएगा, मिरर वाटर इमेज से आ जाएगा, कंप्लीशन ऑफ फिगर में आ जाएगा। इनमें चारों टॉपिक में मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ गया है आपका एनालॉजी। एनालॉजी में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखो क्लासिफिकेशन की तरह ही है। एनालॉजी भी आपको क्या करनी पड़ती है, आपको जीके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड, कंट्री और किससे करेंसी से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर सिनोनियम एंटोनियम्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एनालॉजी में यहाँ पर आपको नेशनल एंड एनिमल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, जनरल नॉलेज यहाँ पर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाते हैं हम वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम को आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक बार ठीक से पढ़ना होगा कि वेन डायग्राम में क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो है आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है, वेन डायग्राम को एक बार कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा, समझना होगा इन क्वेश्चंस को। फिर आते हैं रैंकिंग। रैंकिंग से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, किसमें, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं जहां पर कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, वेट का कंपैरिजन होगा, 6 लोग या 5 लोग आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कंपैरिजन कराया जाएगा। ये सॉर्ट ऑफ पजल्स होते हैं, तो आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक बार पजल को पढ़ना पड़ेगा कि पजल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी पजल सॉल्व करोगे, रैंकिंग का हो, सिटिंग अरेंजमेंट का हो, किसी का भी हो, आपको 2 केस लेकर चलने होते हैं। अगर एग्जाम में 1 केस लेकर चलोगे तो फंस जाते हैं। आप हमेशा 2 केस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आ गया है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से अब हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपको छोटा सा पजल दे दिया और क्वेश्चन आ गया है। ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो कोडेड पजल में आने लगे हैं। ठीक है, जहां पर आपको कोड दिया जाता है, हर एक रिश्ते का, हर एक रिलेशन का आपको कोड दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा होता है कि कभी आपको क्या आ जाता है, कोडेड से तो आता ही है, कभी कभी साथ में पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस भी ब्लड रिलेशन में दे देता है। ठीक है, फिर आ गया स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये 2 चैप्टर्स आपके एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। यहां पर आपको समझने की जरूरत है, इनको एक बार आपको पढ़कर कॉन्सेप्ट वाइज कि इन्हें हम चेक कैसे करते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी और एग्जाम में आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा जिस तरीके से इन क्वेश्चंस में हमें सोचना होता है। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपके सामने कंक्लूजन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंक्लूजन सही है, ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। इस तरीके से आपके सामने आते हैं। ऐसे ही कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी जाएगी और आपसे कोर्स ऑफ एक्शन में पूछ लिया जाएगा क्या ऐसा करना चाहिए, क्या या फिर ऐसा करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तो इनसे भी आप 2 क्वेश्चन ले लो कि 2 क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं। फिर आ गई है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से अब आपके क्वेश्चंस बनने लगे हैं। एक क्वेश्चन, ये टॉपिक वैसे आपका जो इनइक्वालिटी है ये बैंकिंग का है, मगर अब इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चंस आपके बनने लगे हैं टीचिंग के एग्जाम्स में भी। REET में भी क्वेश्चन ये देखा जा चुका है। ठीक है, फिर आ गया है क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आपको तो कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक से आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इनसे 5 से 6 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्लॉक में भी और कैलेंडर में भी। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपनी रीजनिंग लगाकर आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वैसे तो हम देखते हैं कि क्लॉक से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर से फिर भी क्वेश्चन बन जाता है, मगर
ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिलेबस में अब है नहीं, ये सिलेबस में बिल्कुल अभी भी डला हुआ है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो क्लॉक और कैलेंडर को हमें छोड़कर नहीं जाना है। क्वेश्चन हाँ आएगा तो आसान आएगा, ये मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो आसान आएगा, मगर आपको जब तक टाइप नहीं पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है तो करोगे कैसे। तो यहाँ पर इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, इन्हें पढ़कर जाना है। सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट की जितनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सको उतनी प्रैक्टिस करो। पहले एक बार कॉन्सेप्ट बाय टीचर से पढ़ो कि क्या कॉन्सेप्ट है, किसका मतलब क्या होता है, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब, इमीडिएट राइट का मतलब, इन सारी चीजों का आपको मतलब पता होना चाहिए। सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, ये सारे आपको पता होने चाहिए। फेसिंग पता होना चाहिए, ऑपोजिट पता होने चाहिए। जब ये पता होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हो। इसको भी आपको 2 केस लेकर चलने पड़ते हैं, 2 केस बनाते हो आप, ठीक है। फिर आ गया है डाइस। डाइस भी एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ा है तो आप डाइस में कितना भी दिमाग लगा लो, आप आंसर नहीं कर सकते। और अगर आपने पढ़ लिया है तो इतना आसान है कि आप खुद, जिसने पढ़ा है उसे पता है कि कितना आसान है। 4 तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर और ओपन डाइस, ये 4 तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स हैं जहां पर आपको बता दिया है मैंने कि कौन से चैप्टर पे आपको कितना ध्यान यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। अगर आपने ये सब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पेपर अब अपकमिंग है, ठीक है। पेपर आपकी, जैसे कि कल ही आपकी एक वो आई है, एक नोटिस आया है जिसमें आपकी डेट्स दी गई हैं, ठीक है, जिसमें आपकी उर्दू और पंजाबी का क्या आ गया है, टीचिंग का पोस्ट आ गई है, और एक ग्राफिक्स करके है उसकी भी आ गई है पीजीटी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी, हमें इससे पता चलता है कि आपकी जो टीचिंग की पोस्ट है वो जल्दी ही आने वाली है, उसकी आपकी जो एग्जाम डेट है वो जल्दी ही आएगी। अब आपका चल रहा है जुलाई, तो समझ लो सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर में आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपकी पोस्ट है उसके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीजनिंग की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि हाँ उसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, तो एक तो आपकी 1 शॉट वीडियो चल रही है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी टीचिंग के 1 शॉट वीडियो आपकी चल रही है जहां पर आपको टॉपिक वाइज समझाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जल्दी करना है तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको जनरल, आपको रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जनरल पेपर में सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग हो गई है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बैच को भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हैं उन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के लिए, अगर आप साइकोलॉजी के लिए करते हो तो सर आपको साइकोलॉजी पूरा कोर्स सर ने वहां पर करा रखा है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप मैथ्स के लिए भी कर सकते हो, मैथ्स का भी पूरा कोर्स आपको मिलेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट को आपका पूरा कोर्स वहां पर मिलेगा, नेचुरल साइंस का आपको वहां पर पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है कि कोई नहीं आपको डाउनलोड करना है और जाकर लेना ही है, एक बार जाओ, जाकर देखो, वहां पर आपको टीचर्स की डेमो वीडियो मिलेंगी, ठीक है। 2 से 3 आपको डेमो वीडियो मिलेंगे, तो आप डेमो वीडियो से अंदाजा लगा लेते हो कि हाँ इस टीचर का तरीका जो है पढ़ाने का वो हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको लेना है या नहीं लेना, वरना YouTube पे आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर दी जा रही हैं, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल अब लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसा आपको बताया है, ये जो आपके सामने स्ट्रेटेजी रखी है इसे आपको रखना है, ठीक है, इसे आपको फॉलो करना है। यहाँ पर एक बार सारे चैप्टर्स आपको कर लेने हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि रीजनिंग में बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर 15 दिन भी डटकर टॉपिक वाइज अगर पढ़ लोगे तो रीजनिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करो, जितने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ उतने लगा लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं सेशन को एंड कर रही हूँ आपके, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी किसी और सेशन में किसी और बात पर। तो यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।